दरवाजे के पीछे छिपी मैं कांप रही थी। बाहर बरामदे से आने वाली आवाजें मेरे दिल को चीर रही थीं। जो बातें मैंने सुनी वो मेरी दुनिया को उलट-पुलट कर देने के लिए काफी थीं। मेरी अपनी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती थी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फिर से उन बातों को सुनने की कोशिश की, पर सच वही था जो मैंने पहले सुना था। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। बाहर मेरी माँ उस आदमी से कह रही थी कि ठीक है मालिक, आप कल या परसों आ जाइए और मेरी बेटी को ले जाइए। हम तो आपके नौकर हैं मालिक, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आप जान भी मांगोगे तो भी जान हाजिर है। बेटी क्या चीज है। जमींदार का छोटा बेटा विक्रम प्रताप अपनी मूछों को ताव देते हुए मुस्कान के साथ घर से बाहर चला गया। उसकी मुस्कान ने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। मैं डर के मारे कांप रही थी। छोटे मालिक के जाने के बाद माँ ने मुझे आवाज दी, गौरी कहाँ है तू, जल्दी बाहर आ, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मेरे पैर जवाब दे चुके थे। मैं कैसे बाहर जाती जिस खबर ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। वो माँ के लिए खुशखबरी थी। जब मैं बाहर नहीं गई तो माँ खुद मेरे कमरे में आ गई। मुझे जमीन पर बैठे देखकर घबरा गई और बोली कि गौरी क्या हुआ। फिर मैंने रोते हुए माँ से कहा कि आप मेरी माँ नहीं हो सकती। कोई सगी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। आप सब जानते हुए भी मेरी जिंदगी विक्रम प्रताप के साथ बांध रही हैं। माँ मुझे समझाने लगी कि गौरी तू बेकार में परेशान हो रही है। छोटे मालिक बहुत अच्छे हैं, तुझे रानी बनाकर रखेंगे। मैंने चिढ़कर कहा कि जैसे उन्होंने अपनी पहली पत्नी को रानी बनाकर रखा है वैसे ही मुझे रखेंगे, है ना माँ। मेरी बात सुनकर माँ ने नजरें चुरा ली। मेरी शिकायत मेरे होठों पर ही दम तोड़ गई थी। माँ ने फिर कहा कि वो औरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तेरे पास मौका है, तू उन्हें बच्चा देकर उनके घर और दिल पर राज करे। फिर मैंने रोते हुए कहा, तो मेरी बस इतनी ही हैसियत है। मैं सिर्फ उनके बच्चे पैदा करने की मशीन हूँ। मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे दिल से प्यार करे, मेरी इज्जत करे। माँ ने कहा कि गौरी ये प्यार व्यार की बातें बस कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में पेट की आग लगती है तब ये बातें बेकार हो जाती है। रोटी कमाना असली ज़रूरत है। मालिक के बिना सहारा गुजारा नहीं होगा। तू छोटे मालिक के साथ खुशहाल जिंदगी जिएगी, अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी। प्यार तो शादी के बाद खुद ही हो जाता है। अब रोना बंद कर और शादी की तैयारी कर। 2 दिन बाद छोटे मालिक आएंगे और तुझे अपनी पत्नी बनाकर ले जाएंगे। इतना कहकर माँ कमरे से चली गई। मैं वहीं चुपचाप आंसू बहाती रही। मेरे दिल में एक बवंडर चल रहा था। मेरी आंखों के सामने विक्रम प्रताप का चेहरा घूमने लगा। उसकी गोरी रंगत और उसकी वो रौबदार मुस्कान, ऊंचा लंबा कद, चौड़ा सीना और हर वक्त गुस्से से भरा चेहरा। विक्रम प्रताप को देखकर ही मेरा दिल डर से कांपने लगता था। मैं उनके सामने जाने से डरती थी तो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल कैसे हो सकती थी। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मेरे दिमाग में बस हवेली और विक्रम प्रताप के ख्याल घूम रहे थे। मेरे पिता बीमार रहते थे और कोई काम नहीं करते थे। माँ हवेली के काम करके घर का खर्च चलाती थी। मेरी 2 छोटी बहनें और एक भाई था। मैं सबसे बड़ी थी, इसीलिए अक्सर माँ का हाथ बटाने के लिए हवेली चली जाती थी। हवेली के सब लोग बहुत अच्छे थे सिवाय विक्रम प्रताप के। वो अपने माँ बाप से छोटे और लाडले बेटे थे। उनके बड़े भाई भी थे। हवेली में सबसे बड़ी मालकिन उनकी दादी थी, जो विक्रम से बहुत प्यार करती थी। विक्रम की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी विशाखा कभी माँ नहीं बन सकती। विक्रम ने इस सच्चाई को दिल से मान लिया था, लेकिन विशाखा बहुत तेज तर्रार और जिद्दी औरत थी। वो सारा इल्जाम विक्रम पर ही डालती थी और डॉक्टर की रिपोर्ट को गलत ठहराती थी। उनके बीच आए दिन झगड़े होते थे। उधर विक्रम की दादी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थी। उन्होंने विक्रम से कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मरने से पहले मैं तेरे बच्चे का चेहरा देखूं। ये औरत तुझे कभी बच्चा नहीं दे पाएगी, तो दूसरी शादी कर ले। दादी की बात मानते हुए विक्रम ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। ये बातें मुझे माँ से पता चली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दूसरी शादी मेरे साथ करने की इच्छा रखता है। विक्रम का रिश्ता मेरे लिए खुशी की बात होती अगर वो शादीशुदा न होते और उनका गुस्सैल व्यवहार मैंने खुद ना देखा होता। वो बेहद गुस्सैल इंसान थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा गुस्से से लाल रहती थीं। एक बार मैंने खुद उनकी जुनूनी हरकत अपनी आंखों से देखी थी।
एक दिन माँ ने मुझे दूध का गिलास लेकर विक्रम के कमरे में भेजा था। मैंने मना किया लेकिन माँ ने जिद की। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं हल्के से दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। वहां से ड्रेसिंग रूम की तरफ से विशाखा की आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी कि विक्रम छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। मेरा दिल घबराने लगा। मैं वहां से भागना चाहती थी लेकिन मेरे कदम ठिठक गए। मैंने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा तो मैं कांप गई। विक्रम ने विशाखा को कसकर पकड़ा हुआ था। एक हाथ से उसकी कमर पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से उसका मुंह दबा रखा था। विशाखा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर विक्रम ने गुस्से में कहा कि मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाती हो, आज तुम्हें दिखाऊंगा मेरी मर्दानगी क्या है। इसके बाद मेरी मर्दानगी पर सवाल नहीं उठाओगी। ये कहकर उसने विशाखा को धक्का देकर दूर कर दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। मैं ये सब देखकर डर गई और वहां से भागी। लेकिन जाते जाते मैंने विशाखा की चीखें सुनी। अगले 2 दिन तक विशाखा कमरे से बाहर नहीं आई। जब मैं दूसरे दिन दूध देने गई तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वो सब याद करते ही मेरी आत्मा कांप उठी। मैं कैसे ऐसे आदमी के साथ जीवन बिता सकती थी। विशाखा तो फिर भी उसके बराबर थी। मैं तो एक नौकरानी की बेटी थी। मेरी क्या हैसियत थी उसके सामने। वो मुझे चींटी की तरह मसल सकता था। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी लेकिन माँ को लगता था कि मेरी शादी की उम्र निकल रही है। मेरे रिश्ते आते थे लेकिन सब गरीब घरों से आते थे। अगर विक्रम का रिश्ता न आता तो माँ खुशी खुशी मुझे किसी गरीब घर में ब्याह देती और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने सोचा कि काश विक्रम मेरे जज्बात समझता। अगर वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता, मेरा सम्मान करता तो शायद मैं खुद को संभाल पाती। लेकिन उसने सिर्फ अपने जुनून का शिकार बनाया। वो मुझे केवल बच्चा पैदा करने के लिए चाहता था और फिर मुझे छोड़ देता। ये सोचकर मेरा दिल टूट गया। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। विक्रम को तो सब्र भी नहीं था। अगले ही दिन उसने शादी का सारा इंतजाम कर लिया और मेरे घर आ गया। मैंने अपनी माँ से बहुत मिन्नतें की लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मुझे पंडित जी के सामने बिठा दिया। जब मैंने रोते रोते विक्रम की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस वही गुस्से का भाव जो हर वक्त उसके चेहरे पर रहता था। हमारी नजरें मिली और मेरा दिल धड़क उठा। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिससे मैंने अपनी नजरें झुका ली। पंडित जी जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे थे मेरी सांसें थमने लगी। जब विक्रम ने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मेरी आंखों से आंसू टूटकर गोद में गिरने लगे। जब उसने मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया तो उसके हाथों की छुअन से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। विदाई के बाद जब विक्रम मुझे हवेली लेकर आया तो वहां एक और कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने हवेली में कदम रखा, विशाखा गुस्से में तूफान की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ी। उसने मेरे बालों को कसकर पकड़ लिया और जोर से झटके के साथ चिल्लाई, डायन, पिशाचिनी, जिस घर ने तेरा और तेरे परिवार का पेट भरा, तूने उसी घर पर नजर गड़ा ली। मेरे पति को मुझसे छीन लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। इसके बाद उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। पीछे खड़ा विक्रम ये सब देख रहा था लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। विशाखा का गुस्सा थप्पड़ से शांत नहीं हुआ। उसने मेरा सिर दीवार से मारने की कोशिश की। डर से मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली लेकिन मेरा सिर दीवार से नहीं टकराया। जब मैंने आंखें खोली तो देखा विक्रम ने अपना हाथ दीवार पर रख दिया था ताकि मेरा सिर बच जाए। अगर वो हाथ नहीं रखता तो मेरा सिर दीवार से टकराकर फट जाता। विशाखा ने गुस्से में फटी फटी आंखों से विक्रम की तरफ देखा और चिल्लाई, तुमने बहुत गलत किया है विक्रम। पहले तो इस लड़की को मेरी सौतन बना दिया और अब इसका बचाव भी कर रहे हो। हटो मेरे रास्ते से। विशाखा ने फिर हाथ उठाया लेकिन विक्रम ने उसे रोकते हुए ऊंची आवाज में कहा कि बहुत हो गया विशाखा, तुम अपनी इज्जत और हैसियत खुद ही खत्म कर रही हो। तुम इस घर की खानदानी बहू हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये लड़की तो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इस घर में आई है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा मैं इसे छोड़ दूंगा। विक्रम की ये बात सुनकर विशाखा थोड़ी शांत हो गई लेकिन मेरे दिल में तूफान मच गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम ने नौकरानी से कहा कि चंपा, इसे मेरे कमरे में ले जाओ। विशाखा फिर से बिफर पड़ी और बोली कि खबरदार, जो इसे मेरे कमरे में भेजा, ये कमरा मेरा और तुम्हारा है। विक्रम ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि चंपा, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाओ
और हाँ, ऊपर वाले कमरे की अच्छे से सफाई कर देना। चंपा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर वाले कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचकर मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चंपा कमरे की सफाई करती रही और बीच बीच में मेरी तरफ देखती रही। आखिरकार उसने मेरे पास आकर कहा कि गौरी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, रो रो कर खुद को कमज़ोर मत बनाओ। भगवान की मर्जी समझकर इसे स्वीकार कर लो। वैसे भी छोटे मालिक दिल के बुरे नहीं हैं, बस गुस्से के तेज हैं। तब मैंने रोते हुए कहा कि दीदी, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का दुख है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इस घर में लाया गया है। जब बच्चा होगा तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे, फिर मेरा क्या होगा। चंपा ने समझाते हुए कहा कि इतना मत सोचो, कभी कभी प्यार समय के साथ पैदा हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता खुद ही मजबूत हो जाता है। हो सकता है छोटे मालिक को तुमसे मोहब्बत हो जाए। उसकी बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन था। आज मेरी सुहागरात थी और मुझे डर था कि विक्रम कभी भी कमरे में आ सकता है। मेरी आंखों के सामने वही नज़ारा घूमने लगा जब मैंने उसे विशाखा पर गुस्सा करते देखा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम अंदर आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने कोट उतारकर हैंगर पर टांगा, फिर घड़ी और अंगूठी उतारी। उसके बाद वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ पल तक वो मुझे देखता रहा और फिर धीरे से बोला कि जाओ, फ्रेश होकर आओ। मैं कुछ नहीं बोली और जल्दी से वॉशरूम चली गई। वहां नहाकर मैंने एक ढीला सूट पहन लिया जो पहले से ही वॉशरूम में टंगा था। जब मैं बाहर आई तो देखा कि विक्रम बेड से टेक लगाए बैठा था, जैसे मेरे ही इंतजार में हो। मैं थोड़ी दूर खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। फिर वो बोला कि अब क्या हुआ, पास आओ। मैं धीरे धीरे उसके पास गई, लेकिन बेड पर नहीं बैठी। उसने झटके से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी इतनी नज़दीकी से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे मैं फिर से उठकर खड़ी हो गई। मेरी हरकत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने गुस्से से कहा कि क्या हुआ, इस तरह क्यों बर्ताव कर रही हो। मैंने डरते हुए कहा कि मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। विक्रम ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा कि डरने की क्या बात है, हम पति पत्नी हैं और आज हमारी सुहागरात है। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ फिर से खींचा और इस बार मैं उसके सीने से जा टकराई। उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। मैं डर से कांपने लगी और गिड़गिड़ा कर कहा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, सिर्फ 8 दिन का। लेकिन विक्रम पर जैसे मोहब्बत का जुनून सवार था। उसने मेरे कान में धीरे से कहा कि जो हो रहा है उसे होने दो। मुझे जल्द से जल्द बच्चा चाहिए, ये ज़रूरी है। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी सारी हदें पार करनी शुरू कर दी। मैं डर से कांप रही थी, लेकिन जो हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया। विक्रम ने मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी। उसने बहुत प्यार और नरमी से मेरा साथ दिया। उसकी इस कोमलता ने मुझे चौंका दिया था। मुझे लगा था कि वो गुस्से में मुझे भी वही दर्द देगा जो उसने विशाखा को दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुझे सहेजा और बेहद प्यार से संभाला। उसकी मोहब्बत में डूबकर मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात बन गई। उस पल से मैंने अपने सारे डर और दुख भूल गई। मैं सिर्फ विक्रम की मजबूत बाहों में सुकून पा रही थी। सुबह मेरी आंख दरवाजे पर जोर जोर से हुई दस्तक से खुली। मैं घबराई हुई खड़ी थी और विक्रम भी जल्दी से उठकर बैठ चुका था। मैंने तुरंत अपना सूट पहनकर दरवाज़ा खोला। सामने विशाखा को देखकर मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी नज़रें मुझ पर थीं, जिनमें गुस्से के साथ जलन भी साफ झलक रही थी। विक्रम उसकी आहट सुनकर जल्दी से बिस्तर से उठा और सोफे पर पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा। मैं खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कल रात जो कुछ भी हुआ वो भले ही नया नहीं था, लेकिन ये सोचकर मेरा दिल भारी हो रहा था कि विक्रम विशाखा का पति है। विशाखा ने मेरी तरफ बढ़कर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर से मरोड़ते हुए बोली कि कर ही ली तूने अपनी मनमानी, मेरे पति को मुझसे छीन ही लिया। पूरी रात मैं रोई हूँ ये सोचकर कि आज की रात तू विक्रम की बाहों में होगी। उसकी बातों ने मेरे दिल को झकझोर दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई। विशाखा अब भी मेरा हाथ मरोड़ रही थी। मैं मदद के लिए विक्रम की तरफ देख रही थी, लेकिन वो अपनी शर्ट के बटन लगाने में बिजी था। इसके बाद वो चुपचाप बाथरूम में चला गया। मुझे महसूस हुआ कि विक्रम का सारा प्यार केवल बंद कमरे तक सीमित था। बाहर मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। शायद वो सच था, उसे मुझसे सिर्फ बच्चा चाहिए था,
विशाखा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन की तरफ खींचा और धक्का देते हुए बोली कि तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है, तुम्हारी जगह सिर्फ किचन में है। नाश्ता बनाओ और फिर घर की सफाई करो, समझी? मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि दीदी, मैं नहा लूं, फिर सब काम कर लूंगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। ये मेरी शादी की पहली सुबह थी। रात को विक्रम की बाहों में मैंने थोड़ा सुकून महसूस किया था, लेकिन सुबह फिर से आंसुओं का सिलसिला शुरू हो गया था। दिन ऐसे ही बीतने लगे। दिन में विक्रम मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज करता था, लेकिन रात होते ही वो मेरे पास आता, वो मुझे अपनी बाहों में भरता, मुझसे प्यार जताता और फिर मेरे साथ रिश्ता बनाता। पर वो मुझे कभी अपने पास से दूर नहीं करता था। दिन में मेरा हाल बिल्कुल अलग था। घर में कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता था, सिवाय विक्रम की दादी के। विक्रम की दादी हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचती थी। जब हम सब खाने की टेबल पर होते तो मुझे सबकी गुस्से और तिरस्कार भरी नज़रों का सामना करना पड़ता, लेकिन विक्रम चुपचाप मेरी प्लेट में खाना डाल देता या कुछ खाने की चीज़ मेरे हाथ में पकड़ा देता। हालांकि जब भी वो मेरे लिए कुछ लाता, विशाखा आकर वो चीज़ मुझसे छीन लेती। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में मैं सिर्फ 2 जोड़े कपड़े बार बार पहन रही थी। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी, विक्रम पानी पीने के लिए वहां आया। गर्मी से पसीना बहुत आ रहा था। मैं परेशान होकर अपना दुपट्टा उतारकर हैंगर पर टांग रही थी। तभी वो मेरी तरफ देखने लगा। मेरे कंधे से कुर्ता फट रहा था और शायद विक्रम ने ये देख लिया। उसने गुस्से में मेरा बाजू पकड़ा और बोला कि तुम इस घर की बहू हो, मेरी पत्नी हो। ये क्या फटे पुराने कपड़े पहनकर घूम रही हो? और जो भी सामान मैं तुम्हें लाकर देता हूँ, वो कहाँ है? मैंने नजरें झुका ली और धीरे से कहा कि वो सब विशाखा मुझसे छीन लेती है। ये सुनकर विक्रम गुस्से में किचन से बाहर चला गया। कुछ देर बाद विशाखा गुस्से में सारा सामान मेरे कमरे में फेंक गई। विक्रम वापस आया और बोला कि चलो एक अच्छी सी साड़ी निकालो और तैयार हो जाओ। वो आज कुछ अलग सा लग रहा था। पिछले 8-10 दिनों से वो मेरे पास नहीं आया था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ बदला बदला सा था। वो मेरे पास आया और मेरे कान के पास धीरे से कहा कि ये रेड वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। आज रात मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मेरे चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं खुद अपनी हालत पर हैरान थी। कब मैं विक्रम के लिए तड़पने लगी, ये मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने बड़े मन से तैयार होकर उसका इंतज़ार किया। कमरे में इधर उधर टहलते हुए हर पल उसकी राह देख रही थी, लेकिन मेरा दिल भारी भारी सा लग रहा था, जैसे अभी गिर पड़ूंगी। फिर भी उसकी आने की खुशी में सब कुछ भुला दिया था। तभी दरवाजे पर आहट हुई और विक्रम कमरे में दाखिल हुआ। उसकी मुस्कान देखकर मेरी सारी बेचैनी जैसे हवा में उड़ गई। मैंने सोच लिया था कि आज उससे पूछूंगी कि वो सबके सामने मुझे इग्नोर क्यों करता है, जबकि अकेले में इतना प्यार जताता है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, अचानक मुझे अपना पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैं गिरने वाली हूँ और तभी विक्रम ने तेजी से आकर मुझे अपनी बाहों में थाम लिया था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। विक्रम मेरे सामने खड़ा डॉक्टर से बातें कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे होश में देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर बाहर चली गई और वो तुरंत मेरे पास आया। उसने बेचैनी से मेरे हाथों को चूमा और कहने लगा कि जानती हो गौरी, उसने मेरे पेट पर हाथ रखा और कहा कि तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा। ये कितना प्यारा एहसास है। लेकिन उसकी खुशी में मैं खुश नहीं हो सकी। मेरे दिल में अजीब सा दर्द था। माँ बनने का एहसास भले ही प्यारा होता है, लेकिन मुझे ये खुशी नहीं दे रहा था। मैं जानती थी कि बच्चा पैदा होते ही विक्रम मुझे छोड़ देगा, क्योंकि उसने शादी से पहले ही कहा था कि उसे सिर्फ बच्चा चाहिए, प्यार नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम ने मुझे परेशान देखकर पूछा कि क्या हुआ गौरी, इतनी बड़ी खुशखबरी पर तुम खुश क्यों नहीं हो? मैंने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, नहीं विक्रम, ये तो खुशी के आंसू है। इसके बाद विक्रम ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने घर में सबको साफ साफ कह दिया था कि मुझे कोई भी तकलीफ या परेशानी नहीं होनी चाहिए। दादी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। उन्हें अब अपने पोते को गोद में लेने का इंतजार था, लेकिन मेरी उदासी बढ़ती जा रही थी। मुझे पता था कि बच्चा होने के बाद विक्रम मुझे छोड़ देगा। ये ख्याल मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मेरी प्रेगनेंसी को 8 महीने हो गए थे। एक दिन सुबह सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी,
अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। मेरे गले से दर्द भरी चीख निकल गई। पूरा घर तुरंत मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। विक्रम भागते हुए मेरे पास आया। मेरी हालत देखकर वो घबरा गया। मेरे पेट में दर्द की लहरें उठ रही थीं और मैं असहनीय दर्द हो रहा था। विक्रम ने तुरंत मुझे अपनी बाहों में उठाया और कार में बिठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में मैं दर्द से कराहती रही। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जो कहा उसने मेरी दुनिया जैसे उजाड़ दी। डॉक्टर बोले कि मिस्टर विक्रम, आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। हमें या तो बच्चे को बचाना होगा या आपकी पत्नी को। ये सुनकर मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया। मुझे यकीन था कि विक्रम बच्चा ही चुनेगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए था। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने अपने पेट को सपाट पाया। मेरा बच्चा अब मेरे साथ नहीं था। मैं टूट चुकी थी। तभी विक्रम की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। कैसी हो गौरी? मैंने धीरे से नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द और उदासी के भाव थे। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा कि विक्रम, हमारा बच्चा कहाँ है? विक्रम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा कि गौरी, हमने अपना बच्चा खो दिया है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन डॉक्टर तो कह रहे थे कि बच्चे को बचाया जा सकता है। विक्रम ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि हाँ, लेकिन इसके बदले तुम्हारी जान चली जाती। मैंने डॉक्टर से कह दिया था कि मेरी पत्नी को बचाओ, बच्चे फिर हो जाएंगे। विक्रम की इस बात ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन बच्चे को खोने का दर्द अब भी अंदर था। भले ही शुरू में मैं बच्चे को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थी, लेकिन वो मेरा बच्चा था जिसे मैंने 8 महीने तक अपनी कोख में रखा था। विक्रम ने मुझे ढांढस बंधाया, लेकिन जब हम घर लौटे तो वहाँ एक तूफान मचा हुआ था। विक्रम गुस्से से चिल्ला रहा था कि सीढ़ियों पर तेल किसने गिराया था। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो सीधा विशाखा के पास पहुंचा। उसने विशाखा के हाथ पकड़कर पूछा कि सच सच बताओ, सीढ़ियों पर तेल तुमने गिराया था, है ना? झूठ मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाखा चुप रही और सिर झुका लिया। उसकी खामोशी ने सब कुछ साफ साफ कर दिया। विक्रम ने गुस्से में उसका हाथ झटक कर कहा कि मैं जानता था कि तुम बहुत गिर चुकी हो, लेकिन इतनी गिर जाओगी कि एक मासूम की जान लेने की कोशिश करोगी, ये नहीं सोचा था। आज से हमारे बीच का रिश्ता खत्म। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। उस दिन विक्रम ने विशाखा को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। कुछ ही दिनों में विक्रम ने तलाक के कागज तैयार करवा दिए और विशाखा को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी खराब थी और कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई थी। विक्रम मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। एक दिन वो मेरे पास आया, मुझे दवाइयाँ दी और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उससे पूछा कि विक्रम, तुमने मुझसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए ही की थी, फिर क्यों मुझे बचाया? क्यों अपनी पहली और खानदानी पत्नी को घर से निकाल दिया? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा कि गौरी, सिर्फ खानदान ऊंचा होने से कुछ नहीं होता, संस्कार भी ऊंचे होने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है विशाखा मेरी पसंदीदा पत्नी थी? बिल्कुल नहीं, वो तो मुझ पर एक बोझ की तरह थोपी गई थी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि विशाखा दूसरे गांव के जमींदार की बेटी थी। उनका परिवार भी अच्छा था, लेकिन हमारी हैसियत से कम था। मैं उनके साथ जमीन के कुछ लेन देन के सिलसिले में मिलने जाया करता था। वहीं पहली बार विशाखा से मेरी मुलाकात हुई। वो मुझसे बात करने और करीब आने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन मैं कुछ ज़रूरी पेपर साइन करवाने के लिए उनके घर गया था। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। उनकी नौकरानी ने मुझसे कहा कि छोटी मालकिन आपको अपने कमरे में बुला रही है। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन काम ज़रूरी था, इसीलिए मैं चला गया। जब मैं कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि विशाखा नहाने के बाद सिर्फ तौलिया में थी। मैं तुरंत वहां से जाने को हुआ, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे कहा कि विक्रम, मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। वो मेरे करीब आने लगी। मैं उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं भी एक इंसान था। उसकी खूबसूरती के सामने कमज़ोर पड़ गया और हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई। हम दोनों डर गए। विशाखा ने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर उसके पिता खड़े थे। वो उनसे लिपट कर रोने लगी और एक झूठी कहानी गढ़ दी। उसके पिता ने तुरंत पंचायत बुलवाई और पंचायत के फैसले से
मेरी और विशाखा की शादी कर दी गई। लेकिन मेरी नज़रों में विशाखा गिर चुकी थी। मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन वो मेरे करीब आने की हर संभव कोशिश करती। जब मैं उसे नज़रअंदाज करता तो वो मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाती। गुस्से में एक दिन मैंने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। दादी को पोते की चाहत थी, लेकिन मैं विशाखा से बच्चा नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उसके संस्कार मेरे बच्चे में आए। फिर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारी मासूमियत ने मेरा दिल छू लिया था। पहली ही नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया था और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। और ये सोचना बंद कर दो गौरी कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए की थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब विशाखा ने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की तो मेरा गुस्सा फट पड़ा। उसी दिन मैंने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। विक्रम की बातें सुनकर मेरा दिल सुकून से भर गया। अब वो सिर्फ मेरा था। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसने मेरे बालों को सहलाते हुए मुझे प्यार का एहसास दिलाया और मेरे माथे को चूम कर कहा कि अब आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। दिन बीतने लगे और मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे सुकून लौटने लगा। विक्रम की चाहत ने मुझे अंदर से जीने की ताकत दी। मैं फिर से खुश रहने लगी। घर के लोग भी अब मुझसे प्यार करने लगे थे और मुझे इस घर की बहू के रूप में पूरी तरह से अपना लिया था। घर वालों का प्यार और विक्रम का साथ पाकर मेरी दुनिया बदल गई थी। विक्रम को लगता था कि विशाखा पंचायत में जाकर अपने लिए इंसाफ मांगेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपनी जिंदगी में किसी और को फंसा लिया था। अब हम सब ने उसे भुला दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। धीरे धीरे मैंने अपने प्यार और सच्चाई से घर वालों का दिल जीत लिया था। अगले ही साल मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिससे हमारी फैमिली पूरी हो गई। अब मैं पूरी तरह खुश थी, क्योंकि मुझे इस घर में एक बहू होने का पूरा सम्मान मिल रहा था। साथ ही विक्रम का प्यार और साथ मुझे और भी मजबूत बना रहा था। वो मुझे हर तरह से पत्नी का मान सम्मान देता था और मैं उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी इंसान बन गई थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हमारी कहानी सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।